हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिब और ये आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 1 का 2011 का सोल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कहता है व्हाट विल बी द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट कंस्टेंट टू मूव इन इनफाइनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ विड्थ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली आपके पास एक पार्टिकल इन 1D बॉक्स है जिसकी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग की विड्थ है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है ये। और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग की विड्थ के बाद उन्होंने कहा पार्टिकल कहीं पे भी घूम रहा है, पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे भी घूम रहा है इस बॉक्स के अंदर। और उन्होंने इसकी विड्थ कितनी दी है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, और कहा ग्राउंड स्टेट में है ये। आपके पास जो एनर्जी होती है पार्टिकल इन 1D बॉक्स की, वो होती है आपके पास n² एल यहाँ पे क्या होता है, आपके पास विड्थ होती है, जो बॉक्स होता है बस उसकी विड्थ होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, n²h²/8m 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। अब आपके पास n की वैल्यू क्या पुट करें, ग्राउंड स्टेट में 1 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टिकल इन 1D बॉक्स का जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें n की वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास आ जाएगा ऊपर h²/8m 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। आप जब इन सब चीज़ों को सॉल्व करोगे, h की वैल्यू डालेंगे, दैट इज़ 6.6 इंटू 10⁻34, और आप डालेंगे मास की वैल्यू, मास के इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आप जब ये वैल्यूज़ डाल लोगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज आएगी जो कि जूल्स में होगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स होते हैं, मतलब 1 जूल के अंदर आपके पास 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुए। तो आपने इस टर्म से मल्टीप्लाई करना, जो भी आपके पास आंसर आएगा, रेसिप्रोकल वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा समझ आए। इस वाली टर्म से बेसिकली आपने मल्टीप्लाई करना है अपने चीज़ को, जो भी आपके आंसर आएगा उससे इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, एंड ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं आते। इस कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कैलकुलेटर की, उसके बिना हो नहीं पाता। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उन्होंने बोला दी हुक्स लॉ पोटेंशियल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज वर्ड। जो हुक्स लॉ होता है वो क्या कहता है, एक स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई होता है। पहली बात तो कि स्प्रिंग से आपने जब वेट लगा दिया और वेट आपने लूजन छोड़ दिया, तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन शो करेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे ऐसे जाएगा ये। अब अगर ऐसा होगा तो इसके लिए एक स्पेसिफिक फोर्स होगी जो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगी, F=−kx, जो इसके ऊपर लग रही होगी। आपका x क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी भी बनती है, इस स्पेसिफिक लॉ के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी कंस्ट्रक्ट होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी होगी ½ kx²। अब पोटेंशियल एनर्जी का जब आप ग्राफ बनाते हो, क्योंकि आपके पास y=x² का ग्राफ आएगा, यहाँ से y=x² का ग्राफ आएगा, तो वो एक पैराबोला होगा। और हुक्स लॉ का जो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ होता है वो भी एक पैराबोला ही होता है आपके पास, v=12kx² से आया, और y क्या है, x² के इक्वल है, तो आपके पास पैराबोला आएगा यहाँ से। आपके पास पैराबोला आएगा यहाँ से। आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर पढ़िए। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर के अंदर आपको दिख जाएगा ये चीज़ को। तो आगे चलते हैं। आपके पास 53 क्वेश्चन में बोला था इक्वेशन फॉर लैम्बर्ट्स लॉ। द इक्वेशन फॉर लैम्बर्ट्स लॉ इज़, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और बियर लैम्बर्ट्स लॉ की इक्वेशन को टिक मार देते हैं, लेकिन बियर लैम्बर्ट्स लॉ यहाँ पे नहीं करना है आपने, अपने लैम्बर्ट्स लॉ की बात करनी है। बियर लैम्बर्ट्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ, मतलब बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ मिक्स करके बियर लैम्बर्ट्स लॉ देते हैं, लेकिन आपके पास लैम्बर्ट्स लॉ भी एक डिफरेंट लॉ है। तो अगर मैं लैम्बर्ट्स लॉ की बात करूँ तो वो कहता है कि आपके पास किसी भी चीज़ जो जिसकी कोई स्पेसिफिक थिकनेस है, उससे अगर आप लाइट को पास करते हो तो जो आपके लाइट निकल के जाएगी वो I इंटेंसिटी होगी, वेरास जो पास आपने करी होगी वो I0 होगी, और I विल बी लेस देन I0। और इसके अकॉर्डिंग उसने थिकनेस के अकॉर्डिंग उसने रिलेशन जो दिया था वो दिया था ln I0/I = सम कांस्टेंट b इंटू आपके पास x, दैट इज़ द थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू हैव पुट इन। तो आपके पास इससे जितनी लाइट पास होगी वो आपका इस रिलेशन से पता लगेगा, एंड इससे अकॉर्डिंग देखो तो मेरे पास आंसर A आता है। वेराज अगर मेरे पास बियर लैम्बर्ट्स लॉ होता तो उसके अंदर कंसंट्रेशन और लेंथ दोनों डिपेंडेंट होती है। अगर आप सॉल्यूशन से पास करते किसी चीज़ को, अगर आप सॉल्यूशन लेते और सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास करते तो बेसिकली वहाँ पे बियर लैम्बर्ट्स लॉ अप्लाई होता, जहाँ पे कंसंट्रेशन और पास लेंथ दोनों पे डिपेंडेंसी रहती है। आई होप समझ आ गया। ये लैम्बर्ट्स लॉ था, सिर्फ और सिर्फ लैम्बर्ट्स लॉ था।
आगे उन्होंने बोला विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज आई आर एक्टिव बट रमन आई आर इनएक्टिव बट रमन एक्टिव, आई आर इनएक्टिव बोला है। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी आपके पास क्या है, एक बॉन्ड है जो स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रहा है, तभी तो हम कहते हैं कि वो हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, अब ड्यूरिंग दी मतलब फॉलोइंग ऑफ हुक्स लॉ वो क्या करता है, आगे पीछे होता रहता है। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हुक्स लॉ फॉलो होता है और आईआर एक्टिवनेस या इनएक्टिवनेस चेक करनी चाहती है, तो वहाँ पे सिलेक्शन रूल्स आते हैं कुछ। वो सिलेक्शन रूल्स ये कहते हैं कि आपके पास इन दोनों एटम्स की वजह से जो आगे पीछे जा रहे हैं, उनकी वजह से एक डायपोल के बीच में हमेशा चेंज आना चाहिए, क्योंकि डायपोल में जैसी चेंज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, या फिर वहाँ पे नेगेटिव, वहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो उससे जब पॉजिटिव नेगेटिव दूर जाएंगे, पास आएंगे, दूर जाएंगे, पास आएंगे, तो आपकी डायपोल मूवमेंट चेंज होगी, क्योंकि न्यू जो होती है दैट इज़ क्यू इंटू डी, डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है आपके पास। तो डी जैसे बढ़ेगा तो डायपोल मूवमेंट बढ़ेगी, और डी जैसे छोटा होगा तो डायपोल मूवमेंट कम होएगी। तो बेसिकली आपके पास डायपोल मूवमेंट का चेंज रहेगा, और अगर डायपोल मूवमेंट का चेंज रहेगा तभी आपके पास आईआर एक्टिवनेस फॉलो होगी, वरना आईआर एक्टिव होगा तभी आपका मॉलिक्यूल, वरना नहीं होगा। तो अगर मैं इन सब के अंदर चेक करूँ, तो एच बी आर ऑल्सो, जो दिख रहा है आपको, उसके अंदर डायपोल मूवमेंट का पक्का चेंज होगा जब बी आर और एच दूर दूर जाएंगे। H2O के अंदर भी होगा, प्रोटीन के अंदर भी होगा। प्रोटीन के अंदर बेसिकली लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स होती हैं, तो वो तो ऑब्वियसली करेंगे, उसके अंदर तो डायपोल मूवमेंट का चेंज आएगा ही आएगा। आपके पास एक मॉलिक्यूल दे रखा है N2, तो N2 अगर मैं ध्यान से देखूँ तो N2 जितना भी वाइब्रेट कर ले, उसके बीच में ऐसा चेंज इन डायपोल मूवमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, चेंज इन डायपोल मूवमेंट नहीं आ रहा है इसके अंदर। और चेंज इन डायपोल मूवमेंट अगर नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो ये आईआर एक्टिव नहीं होगा, ये आईआर इनएक्टिव होगा। और कोई भी चीज़ जो आईआर इनएक्टिव होती है वो रमन एक्टिव होती है, अगर उसके अंदर जैसे मान लीजिए N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक सिमेट्री दिख रही है। तो किसी भी चीज़ के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, फिर वो मॉलिक्यूल सेंट्रोसिमेट्रिक होता है, और वो आईआर इनएक्टिव होता है, तो वो रमन एक्टिव होता है हमेशा। इस रूल को बोलते हैं रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बोला जाता है इस रूल को। ये बोला जाता है कि आपके पास सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर आईआर इनएक्टिवनेस हो तो रमन एक्टिवनेस होगी, रमन इनएक्टिवनेस है तो आईआर इनएक्टिवनेस होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं। उन्होंने 56 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि मतलब कि कॉलेजेस में या पीयू के अंदर आपको ऐसा बताया नहीं जाता है, जो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आपको। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन मैं सॉल्व आपके सामने जब करूँगा तो आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, इस क्वेश्चन स्पेसिफिकली, इस क्वेश्चन के लिए। उन्होंने बोला अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ऐसे क्वेश्चन जैम वगैरह में आते हैं, बेसिकली जैम और DU वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने बोला अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपने करा क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम आइस ली, 1 ग्राम आइस को आपने किस में कन्वर्ट किया, 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट किया। लेकिन आप जब आप एक बर्फ़ लेते हो, बर्फ़ को उबालते हो थोड़ा सा, तो बर्फ़ ऐसी ही थोड़ी आपकी स्टीम में बदल जाती है। बर्फ़ पहले पानी बनती है, पानी फिर जाके आपका क्या होता है, आपका स्टीम बनता है। तो बर्फ़ से पहले पानी बनेगा, बर्फ़ से जो पहले पानी बनेगा वो आपको पता ही है कैसे। 1 ग्राम अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है मेरी, तो 1 ग्राम पे ही मेरे पास वाटर बनेगा, जो वाटर लिक्विड बनेगा वो भी तो 0 डिग्री सेल्सियस भी होगा पहले। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस की ट्रांजिशन टेम्परेचर, वहाँ पे ही आपका मेल्टिंग होता है, वहाँ पे ही आपका फ्रीजिंग होता है। तो पहले ये वाली चीज़, ये वाला स्टेप होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन होगा सबसे पहले। उसके बाद आपका 1 ग्राम जो वाटर होगा वो उबल के जाएगा, मतलब कि उबलते आपका पहुँच जाएगा, मतलब उबलेगा तो एंड में जाके मतलब हीट होते जाएगा आगे, और 1 ग्राम वाटर में बदल जाएगा जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे था। तो मतलब आपको यहाँ पे भी हीट प्रोवाइड करनी थी, और यहाँ पे भी आप हीट अभी प्रोवाइड कर रहे हो, 2 बार आपने हीट प्रोवाइड करी है। उसके बाद आपको और हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको वाटर को फिर स्टीम में बदलना है, आपको फेस चेंज करना है ना। ये भी एक फेस ट्रांजिशन हो रही है, ये भी एक फेस ट्रांजिशन हो रही है, और ये क्या है, एक ही फेस के अंदर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। तो ये वाले पॉइंट को ध्यान रखना, आप कभी भी वाटर को एज सच स्टीम में एज सच नहीं बदल सकते हो। तो अगर मैं कहूँ कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, कितनी हीट रिक्वायर्ड थी, Q कितना रिक्वायर्ड था, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको सबसे पहले ट्रांजिशन इसकी देखनी पड़ेगी और ट्रांजिशन इसकी देखनी पड़ेगी, और फिर आपको बीच वाला अलग से देखना पड़ेगा। इन तीनों के लिए अलग अलग हीट रिक्वायर्ड निकालनी पड़ेगी और तब जाके आप उनको ऐड करके पता लगा सकते हो। इन तीनों के लिए अलग अलग हीट रिक्वायर्ड निकालनी पड़ेगी। जो फेस ट्रांजिशन होती है वो आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, तो आपको क्यूपी यहाँ पे आपने निकालना है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने क्यूपी निकालना है। क्यूपी जो होता है वो असल में डेल्टा एच होता है। क्यूपी जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब होती है वो डेल्टा एच होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे ही तो आपका ये ट्रांजिशन होती है हमेशा। वाटर से आइस में, आइस से वाटर में, वाटर से स्टीम में, स्टीम से वाटर में, ये सारे के सारे कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। और क्यूपी जो इधर वाला होगा वो भी डेल्टा एच होगा। ये वाला जो डेल्टा एच होगा, ये वाला जो डेल्टा एच होगा, दिस इज आपका जो इधर वाला डेल्टा एच फ्यूजन है आपके पास, और ये वाला डेल्टा एच वेपराइजेशन है, दिस इज डेल्टा एच वेपराइजेशन। और जो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दिस इज ऑल्सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बट ये आपकी एब्जॉर्ब होते होते आगे जा रही है, मतलब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। तो मतलब आपको वाटर का हीट कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, वाटर की हीट कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, जो आपको बताती है कि कितना हीट रिक्वायर्ड है इतने टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो ये सारा का सारा अलग से काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पता लगेगा अभी। अगर मैंने अब क्या करना है, अब मैंने सबसे पहले क्यूपी निकालना है फ्यूजन के लिए। जब मैं क्यूपी निकालूंगा वो डेल्टा एच फ्यूजन के इक्वल होता है, और डेल्टा एच फ्यूजन किसके इक्वल होता है? मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के इक्वल होता है। जो वाटर होता है उसका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वाटर का, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्यूजन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली 79.7 कैलोरीज होता है उसका, मतलब 80 कैलोरीज के करीब होता है। 80 कैलोरीज के करीब होता है वाटर का फ्यूजन, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो 79.7 कैलोरीज के इक्वल होती है। तो मास कितना दे रखा है? 1 ग्राम इंटू आपके पास 79.7 कैलोरीज हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्यूपी फ्यूजन मैं निकालता हूँ, और क्यूपी वेपराइजेशन निकालता हूँ मैं, वो हो गया डेल्टा एच वेपराइजेशन। वो क्या होगा? मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो क्या है? 1 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम ही चल रहा है आपके पास, 1 ग्राम इंटू आपके पास जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है दैट इज नियर बाय 533 कैलोरीज। ये दोनों आपकी क्या आ गई? ट्रांजिशंस की आ गई। जब आप मतलब कि जब आप क्या कर रहे हो, आइस से वाटर जा रहे हो और वाटर से स्टीम जा रहे हो, अभी बीच वाला पार्ट तो मेन रह गया। जब आपको पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा रहे हो, तब भी तो आप नीचे से स्टीम दे ही रहे हो, तब भी तो आप हीट दे ही रहे हो, नीचे से एनर्जी तो जा ही रही है उसके अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्यूपी अब आएगा एब्जॉर्प्शन वाला, मेन एब्जॉर्प्शन वाला, मतलब कि जब आप क्या कर रहे हो, जब आप 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हो, तब आपके पास क्यूपी कितना आ जाएगा? CP इंटू डेल्टा टी। और CP फॉर वाटर जो होता है वो 1 कैलोरीज होता है। 1 कैलोरी वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज 1 कैलोरी। क्योंकि आपके पास मास क्या है? 1 ग्राम ही है, तो बेसिकली 1 ग्राम इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम, मतलब कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और आपके पास डेल्टा टी कितना हो गया? 100, क्योंकि आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 0 और 100 में? 100 ही है। तो आप 100 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। फिर आप इससे जो निकालोगे वो आपके पास आएगा, 100 कैलोरी पर केल्विन। ऊपर वाले से क्या आएगा? ऊपर वाले से जो आएगा, ये कैलोरी पर ग्राम होता है आपके पास, कैलोरी पर ग्राम। ऊपर वाले से जो आपके पास आएगा दिस विल बी 79.7 कैलोरीज, और नीचे वाला 533 कैलोरीज। तो 533 प्लस 100 कितना होता है आपके पास? 533 प्लस 100 इज अराउंड 633, और 633 प्लस 79.7, 633 प्लस 79.7 कितना होता है आपके पास? मतलब कि 80 ले लो, 80 ले लो आप। 80 जब इसको लोगे तो आप 80 से ऐड करोगे आप जब इसको, तो अराउंड आपके पास आएगा 3117, अराउंड 713। तो अप्रॉक्सीमेटली 717 कैल्विन के इक्वल होता है, कैलोरीज के इक्वल होता है आपका क्या इक्वल होता है? आपका जब हीट रिक्वायर्ड कितना है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने का, आपका कितना हीट रिक्वायर्ड है, वो आप इस ऐसे मेथड से निकालते हो। स्पेसिफिकली ऐसे मेथड से निकाला जाता है, जहाँ पे 717 केल्विन इन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ यूज़ करी होंगी, हमने एग्जैक्ट वैल्यूज़ यूज़ कर ली हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा भी आंसर वही आया है। तो ये मेथड है जो आपने अप्लाई करना होता है। कुछ वैल्यूज़ है जो आपको याद करनी होती हैं, स्पेसिफिकली कुछ वैल्यूज़ है जो आपको याद करनी होती है। चलो
बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन जैम DU वगैरह में आ ही जाते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। उन्होंने बोला इन द लिमिट T टेंड्स टू 0 फॉर अ क्रिस्टल T टेंड्स टू 0 आपके पास एंट्रोपी कैसे निकालोगे। तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो आपके पास, उनके पास एंट्रोपी टेंड्स टू 0 एज आपका T टेंड्स टू 0, मतलब कि एंट्रोपी 0 पहुंच जाती है। डेल्टा एस जो एंट्रोपी होती है दैट टेंड्स टू 0 व्हेन योर टेम्परेचर जो होता है 0 केल्विन की तरह, या फिर एब्सोल्यूट 0 के ऊपर टेम्परेचर को जो 0 केल्विन के ऊपर एंट्रोपी 0 की तरफ पहुंच जाती है, आपकी डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी 0 की तरफ पहुंच जाती है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाते हैं आपके। फिर अगर मुझे मतलब कि वैसे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप पहुंच नहीं सकते हो 0 केल्विन, यू कैन नॉट अचीव 0 केल्विन। और अगर आपने एंट्रोपी इसके आसपास 0 केल्विन के आसपास यानी कि 1 केल्विन और इसके पास कैलकुलेट करनी है, तो यू हैव अ लॉ कॉल्ड डी-बाइस लॉ। उसकी हेल्प से आप एक फॉर्मूला डिराइव करते हो जो कि आपको देता है कि आपके पास जो एंट्रोपी है वो आपकी करीबन हीट कैपेसिटी के तीन मतलब कि तीसरा हिस्सा होती है हीट कैपेसिटी का, तो Cp/3 होती है। तो बेसिकली डी-बाइस लॉ की हेल्प से हमारे पास जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है वो कहता है आपको St=Cp/3 होता है आपके पास। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगी, पर उसके लिए आपको इक्वेशंस को डेराइव करना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा डी-बाइस लॉ कैसे लगता है, आइंस्टाइन्स लॉ कैसे लगता है। दोनों को पहले देखते हैं, फिर आपका डी-बाइस लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास St=Cp/3 आता है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ, पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये आपको कंक्लूजन मिलता है। ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दे रखा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेट करनी है, जो कि बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे CuSO4.5H2O, और आपके पास जो मिलता है वो मिलता है CuSO4 प्लस 5H2, मतलब पाँच वाटर के मॉलिक्यूल्स आप ऐड कर रहे हो सॉलिड फॉर्म में, तो बस बन जाएगा CuSO4.5H2O। और इसकी कोई एंथैल्पी होगी जो रिलीज़ होगी, ऑब्वियसली कोई एनर्जी रिलीज़ होगी, तो आप क्या कहोगे कि ये वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो आपके पास। और इस बात का ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि आपके पास वो स्टेबलाइजेशन देती है। तो आपके पास दे रखा है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस दे रखी हैं आपके पास, सॉल्यूशंस की एंथैल्पी दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस मतलब कि जब भी आप किसी चीज़ को कंपाउंड को सॉल्ट को आप डिजोल्व करते हो पानी के अंदर, तो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखी है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की। तो मतलब कि कॉपर सल्फेट को आपने जब सॉलिड फॉर्म में लिया और पानी में बस डिज़ोल्व कर दिया, तो कुछ आपके पास एनर्जी आई होगी, वहाँ से कुछ एनर्जी आई होगी, और वो चाहे एनर्जी एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है वो फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे ही हुआ ये इसके बनी CuSO4.aqueous बन गया ये अभी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ही, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है जब आपने पानी में डाला है, जब आपने पानी में डाला उस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ये चीज़, ठीक है। और इसकी जो डेल्टा H दे रखी है वो दे रखी है आपको कितना, -66.5 दे रखा है। उसके बाद ये किलो जूल्स में ऑब्वियसली, उसके बाद आपको दे रखा है कि जब आपने हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को पानी में डाला तो उसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितना था, CuSO4.5H2O, और आपने इसको पानी में डाला तो क्या होगा, पानी में डालने से क्या होगा, बस CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन रह जाएगा, और 5 वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ा सा घूमने लग जाएंगे इधर उधर, क्योंकि सॉल्यूशन पूरा पानी का है बेसिकली, ऐसा वाला हो जाएगा सीन। तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है ये आपको, आप देखोगे ध्यान से तो ये आपको एंडोथर्मिक दे रखा है, एंडोथर्मिक दे रखा है, मतलब पानी को इससे निकालने के लिए एनर्जी लगी है पानी को इससे निकालने के लिए। तो उसके बाद अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन से इनको कंपेयर करता हूँ, तो ऊपर वाली इक्वेशन में CuSO4 सॉलिड है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बना है, और उसने क्या बना दिया, CuSO4.5H2O। और अगर मैं कहूँ कि उसके पास नीचे इक्वेशंस के अंदर क्या है, CuSO4 सॉलिड है, उसने पानी के साथ मिल के बस पानी के अंदर घुल के उसने थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ कर दी है। उसके बाद CuSO4.5H2O को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो उसने पानी के अंदर जाके क्या किया, एक्वस फॉर्म में बना के और पांच वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया, इसके लिए एनर्जी लगी है। तो अगर मेरे को नीचे वाली दो इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे लेफ्ट साइड में CuSO4 सॉलिड ही रखना है, नीचे वाली साइड पे, और मुझे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रखने हैं। तो वो कहाँ पे मेरे, वो कहाँ, मतलब कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रखने हैं मेरे को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे कर ले जाऊँ, इस वाली टर्म को अगर लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ, तो जैसे ही इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊँगा तो इसका CuSO4 एक्वस, इसका CuSO4 एक्वस को काट देगा। 5H2O लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, तो मतलब CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2 आप दिखा पाओगे। और जैसे ही आप इस इक्वेशन को रिवर्स करोगे, आपका ये वाला चीज़ राइट साइड चली जाएगी।
तो मतलब इसका नेगेटिव टर्म को अगर मैं उससे ऐड कर दूं, बेसिकली मैं दोनों रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों रिएक्शन की एंथैल्पीज को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जो डेल्टा एच इस चीज़ का आएगा, इस चीज़ का वो क्या आएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू -66.5 -11.7, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो, दोनों को माइनस कर रहे हो, बेसिकली नीचे वाली रिएक्शन को रिवर्स करके आप ऐड कर रहे हो या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों रिएक्शन को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -78.2 और आपके पास आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। आगे उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन एटम हुज एटॉमिक स्टेटस 2d32। इसमें 2d32 जो दे रखा है आपको 3/2, ये है आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो 2s+1 से निकालते हो आप, टर्म सिंबल आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। 3/2 क्या है, आपकी जे की वैल्यू है, जे के आपका रुसेल सॉन्डर्स कपलिंग के बारे में जो आपकी नॉलेज होती है उसके बारे में है, जब ये आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन जो होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू G0 प्लस GE समेशन ऑफ GE e⁻⁻⁰I/KT होता है। ये क्या होता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर जो डीजनरेसी है बेसिकली आपके पास, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पूरा का पूरा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन GI e⁻⁻⁰I/KT। अगर मैं इसको लिखूंगा तो G0 मतलब कि डीजनरेसी ऑफ द ग्राउंड स्टेट e⁻⁻⁰KT, और आपके पास प्लस G1 e⁻⁻⁰1/KT ऐसे लिख दूंगा, और ऐसे ही ऐड हो जाएगा मेरे पास। लेकिन अगर मैं ग्राउंड स्टेट कंपेयर कर रहा हूँ, उसकी एनर्जी को जीरो रख रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी को जीरो रख रहा हूँ, तो मेरे पास ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी और G0 बच जाएगा। जो डीजनरेसी की वैल्यू होती है, जैसे G0 दिस इज डीजनरेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, तो उसके अंदर जो वैल्यू होती है दैट इज 2J+1, जिसमें J क्या है, रूसेल सॉन्डर्स कपलिंग है। तो आपके पास 2J+1 में वैल्यू क्या आएगी, 2 × 3/2 + 1, यानी कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4, तो 4 आप टिक कर देंगे इसके लिए। इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शंस आपके सिलेबस में एज सच है नहीं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, लेकिन अगर कल को क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, 2J+1 का आपके पास आंसर आ जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद 61 दे रखा है आपको, द pH ऑफ अ सोल्यूशन इज एनहांस्ड फ्रॉम 2 to 3, मतलब pH1 जो था दैट वाज 2, pH2 जो है आपके पास दैट इज 3। तो उन्होंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ H+ के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा, जब मैं pH/2 के लिए कंसंट्रेशन निकालूंगा H+ की, तो मेरे पास -log of H+ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया, तो मैं इसको माइनस उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास -2 हो जाएगा, लॉग उधर लेके जाऊंगा तो 10⁻⁴ में चला जाएगा, तो H+ की जो कंसंट्रेशन आएगी ऊपर से वो आएगी 10⁻⁻² ऊपर वाले के लिए। नीचे वाले के लिए जब मैं निकालूंगा तो H+ की कंसंट्रेशन आएगी 10⁻⁻3 आ जाएगी। अब मैं इन दोनों के अंदर अगर डिफरेंस चेक करूंगा, तो अगर ऊपर वाली टर्म को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास 10⁻³ आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास जो H+ की कंसंट्रेशन है वो 2 से 3 जाने पे 10 टाइम्स डिक्रीज़ हुई है, तभी मेरे पास आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। जब आप pH 2 से 3 पे जा रहे हो या एक भी pH का चेंज करते हो तो 10 टाइम्स फ़र्क पड़ता है H+ की कंसंट्रेशन के ऊपर, 10 टाइम्स फ़र्क पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 10 टाइम्स फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, यहाँ पे आपको बोला गया है दी वॉन डर वाल्स कांस्टेंट A फॉर हाइड्रोजन गैस व्हेन क्रिटिकल टेम्परेचर इज इतना एंड क्रिटिकल प्रेशर इज इतना। तो A के बारे में आपने पता लगाना है। जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर होता है आपके पास, वो वैसे टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं जिसके बाद आपकी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। मान लो आप बात कर रहे हो आपकी गैस लिक्विफाई जो होगी, गैस जो आपकी लिक्विफाई होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस होगी, आप ऐसा कहना चाहते हो, या फिर आप कहना चाहते हो कि आपकी गैस जो है, मान लो आप कहते हो कि वो 273 केल्विन पे लिक्विफाई होती है, और 273 केल्विन पे लिक्विफाई होती है कोई भी गैस है, मैं ऐसा रफ आइडिया ले रहा हूँ, 273 केल्विन और 180 m पे लिक्विफाई होती है, ऐसा मैंने रफ आइडिया ले लिया। मान लो मैंने आपको बोला कि आपके पास जो टेम्परेचर है इस टाइम पे, जो आपके पास टेम्परेचर है वो मैं बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर को मैं बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 280 केल्विन कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा अब तो 280 केल्विन भी पहुँच गया, अब क्या लिक्विफाई होगी वो, तो अभी भी लिक्विफाई हो सकती है अगर मैं प्रेशर को कम कर दूँ, तो मतलब कि आप लिक्विफिकेशन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर करके कैसे आपने करना है उस चीज़ को। अब कुछ प्रेशर और कुछ टेम्परेचर है, कुछ वॉल्यूम होती है जिसके बाद गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती।
तो उस चीज़ को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। अब आपके पास अगर मैं कहूँ तो इनकी कुछ वैल्यूज़ होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की कुछ वैल्यूज़ होती हैं आपके पास। वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। आपके पास जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3B होता है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 8A/27 RB, 8A/27 RB। जो क्रिटिकल प्रेशर होता है दैट इज़ A/27 B²। आपको दिया क्या हुआ है, TC इक्वल्स टू 8A/27 RB इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 33.2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपके पास अगर केल्विन के अंदर मैं चेंज करूँगा तो 273, और आपके पास 273 के अंदर अगर हम 33.2 ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.26, और आपके पास 01 306.2 बन जाएगा आपके पास 306.2। तो ये 306.2 आपको दे रखी है उन्होंने केल्विन। उसके बाद जो क्रिटिकल प्रेशर दे रखा है उन्होंने वो दे रखा है A/27 B² विच इज़ इक्वल्स टू 12.4 ATM दे रखा है, 12.4 ATM दे रखा है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए आपको कौन से फॉर्मूले में देखने को मिल रहा है, ऊपर वाले फॉर्मूले में। लेकिन अगर मेरे पास ये वैल्यू है, 8 को पता है, 27 पता है, R पता है, अगर मुझे B नहीं पता तो मैं A की वैल्यू कैसे निकालूंगा, नहीं निकाल सकता। तो पहले मुझे B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। B की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, B की वैल्यू निकालने के लिए मैं TC/PC कर दूँगा, TC/PC कर दूँगा। TC/PC क्या होगा, 8A/27 RB इंटू 27 B²/A। तो A से A कटा, B से 1 B कटा, 27 से 27 कटा, R बच गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 8B/R। 8B/R इक्वल्स टू क्या आपके पास 306.2/12.4। ये आपके पास है 12.4 के, मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 306.2 डिवाइडेड बाय 12.4। आपके पास आंसर आ जाएगा 306.2 डिवाइडेड बाय 12.4 इक्वल्स टू 24.6 आ गया। 24.69 मतलब कि 24.7 के करीब आ गई आपके पास ये वैल्यू। अब 24.7 आपके पास वैल्यूज़ कितने में, ATM लीटर में, ATM लीटर में। तो आपको गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी 0.0821 लीटर ATM, और आपके पास मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। तो B की वैल्यू क्या आएगी 24.7 इंटू 0.0821 अपॉन आपके पास 8, तो 24.7 इंटू 0.0821 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 8। आपके पास वैल्यू आ रही है 0.25। 0.25 आपकी B की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू 0.25 आ गई। अब B की वैल्यू अगर 0.25 है तो आप क्या करो, यहाँ से TC निकालो। तो मतलब TC आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 306.2 दे रखा है। इसको यहाँ से पुट करो, 8 इंटू A/27 इंटू R की वैल्यू क्या है 0.0821 इंटू आपके पास B कितना 0.25। जैसे ही आप निकालोगे मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वैसे आप कर सकते हैं लेकिन मैं कर देता हूँ। 306.2 इंटू 27 इंटू 0.0821 इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 8। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो करीबन आ रही है 21.3 के करीब आ रही है। तो 21.439 को हम ले सकते हैं एज एन आंसर। 21.439 को हम आंसर ले सकते हैं एज एन, क्या ले सकते हैं 21.439 को हम आंसर ले सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं आगे चलते हैं। और आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट व्हाट। आपके पास जो आइडियल गैस होती है वो एक परफेक्ट गैस होती है। वेयर एज जो आपके पास क्या होता है, एक आइडियल गैस होती है जो परफेक्ट गैस होती है, और आपके पास जो नॉर्मल गैसेज होती हैं वो रियल गैसेज होती हैं। तो रियल गैस आर डिफरेंट फ्रॉम आइडियल गैसेज, रियल गैसेज आर डिफरेंट फ्रॉम आइडियल गैसेज। और अगर मैं कहूँ कि एक रियल गैस एक आइडियल गैस को अप्रोच कब करती है, रियल गैस एक आइडियल गैस को अप्रोच कब करती है, यानी कि एक बैक बेंचर एक फ्रंट बेंचर को अप्रोच कब करता है, वो करता है हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे करता है। यानी कि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, थैलियम से हाई टेम्परेचर TH टेम्परेचर हाई, प्लैटिनम से प्रेशर लो, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे आप गैस को आइडियल बिहेवियर फॉलो करवाते हो, इसकी वजह से जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। 67 के अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर। आइसोटोनिक मतलब किसी चीज़ का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है
ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनका जो सॉल्यूशन होंगे उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, मतलब आपके पास टेम्परेचर सेम है उन्होंने बोला है। अगर टेम्परेचर सेम है तो आपका पाए का जो फॉर्मूला होता है वो C/R/T होता है। R तो कांस्टेंट है, T इन्होंने सेम बोल दिया, तो कंसंट्रेशन अगर मेरे पास सेम हो तो काम बन जाएगा। कंसंट्रेशन तो सब में ही सेम है, 0.1 मोलल तो सब में ही है। एवरी सॉल्ट और एवरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैज़ अ 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, तो ये भी सेम है। तो डिफर क्या करेगा, डिफर करेगा इनसे मल्टीप्लाई होता होता वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर डिफाइन करेगा आपको कि आपके पास पाई की वैल्यू सेम आएगी नहीं आएगी। वैन हॉफ फैक्टर अगर मैं सबका निकालूं तो ग्लूकोज का वैन हॉफ फैक्टर जो होता है, ग्लूकोज का होता है 1, KCl का होता है 2, क्योंकि KCl जब डिसोसिएट करेगा तो K+Cl नेगेटिव में करेगा, 2 आयन जनरेट होंगे। ग्लूकोज का करेगा 1, MgCl को करेगा 2 में, Mg2+, और यहाँ पे MgCl2 होना चाहिए, वैसे MgCl2 होना चाहिए, MgCl2 होना चाहिए, और MgCl2 होगा आपके पास, तो आपके पास ये 3 में डिसोसिएट हो जाएगा। और आपके पास K2SO4 क्या है, K2SO4 आपके पास 3 आयन्स में डिसोसिएट होगा, तो आपके पास K2SO4 के लिए 3 बन गया, KCl के लिए 2 बन गया। उसके बाद Na2SO4 3 में डिसोसिएट होगा, और सिमिलरली CaNO3 3 में डिसोसिएट होगा, एक Ca2+ और 2 NO3 नेगेटिव, और आपके पास 3 में ये डिसोसिएट होगा। तो वैन हॉफ फैक्टर किसका सेम है, डी ऑप्शन का सेम है, मतलब कि इनका वैन हॉफ फैक्टर, कंसंट्रेशन, R और T सब कुछ सेम है, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा, तभी ये दोनों के दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्रिएट करेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्रिएट करेंगे ये दोनों के दोनों। उसके बाद आगे चलते हैं, उन्होंने बोला मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर सॉल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वन ऑफ द सॉल्वेंट्स इज व्हाट। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है आपके पास, नर्स ने दिया होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो आपको कहता है कि एक कोई भी सॉल्यूट है और वो दो लेयर्स में डिवाइड हो रहा है, ये एक्वस लेयर है और ये ऑर्गेनिक लेयर है, कोई 2 लेयर है, उनके अंदर आपने सॉल्यूट डाला ऊपर से, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इन दोनों में जाके, कोई थोड़ा सा इधर पड़ा होगा, थोड़ा सा इधर पड़ा होगा। दिस विल डिपेंड, मतलब कि दिस विल नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, मतलब कि हाँ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे कहीं ना कहीं तक। तो आपके पास जो KD बेसिकली होगा, KD होगा, ये कांस्टेंट होगा, और ये बताएगा कि आपका ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, एक रेशियो के इक्वल रहेगा हमेशा, ये KD हमेशा एक रेशियो के इक्वल रहेगा, और वो रेशियो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर। ये दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, ये आपका कांस्टेंट के इक्वल होगा मतलब। लेकिन जैसे ही, मतलब कि आप इसको कर सकते हो KD = C1/C2 आप लिख सकते हो, लेकिन जैसे ही अगर मेरा सॉल्यूट जो है वो गलती से जाकर डिसोसिएट हो जाता है एक आधे सॉल्वेंट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, जिस सॉल्वेंट में वो डिसोसिएट हो रहा है उस जगह पे 1 - अल्फा कर दूंगा, उस जगह पे 1 - अल्फा कर दूंगा, ये डेरिवेशन से निकलता है। अगर मेरा फर्स्ट वाले सॉल्वेंट में हो रहा है तो इधर 1 - अल्फा करूँगा, अगर नीचे वाले में हो रहा है तो नीचे वाले में 1 - अल्फा करूँगा, और मेरे पास मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बन जाएगा। तो KD क्या आएगा मेरा, ये बी ऑप्शन में आप देख रहे हो, तो C1/C2 में 1 - अल्फा जो आपको दे रखा है ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यहाँ पे α-1 दे रखा है, गलत है। ये आपका एसोसिएशन के लिए होता है जब आप रूट करते हैं, और ये तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, तो ये गलत हो गया। आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बचता है जो आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बचता है जो आपके पास आंसर आएगा, बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, उन्होंने बोला द decomposition of CaCO3 in a closed vessel is represented by the equation this, CaCO3 + CaO + CO2। उन्होंने बोला नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ फेसेस, ये एक सॉलिड एक अलग फेस है, ये एक सॉलिड एक अलग फेस है, और ये गैस है जो कि अलग फेस है, तो फेसेस कितने होंगे, 3 फेसेस होंगे आपके पास। कंपोनेंट्स कितने होंगे, कंपोनेंट देखो जब ऐसी बात है, जब कंपोनेंट्स की बात हो तो डिफरेंट एंटिटीज़ जो आपके एक तरह से कॉम्पोजिशन डिफाइन कर सके हमारे डिफरेंट फेसेस के अंदर, वो आपके कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं कहूँ जब आपके पास एक रिएक्शन दे दी जाए, जैसे यहाँ पे एक साइन लगा है, वैसे तो यहाँ पे एक रिएक्शन सिंपल साइन लगना चाहिए था, इक्विलिब्रियम का साइन लगना चाहिए था, ऐसे इक्विलिब्रियम का साइन लगना चाहिए था। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स कैसे डिफाइन होते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स डिफाइन होते हैं नंबर ऑफ जो आपके डिफरेंट एंटिटीज़ हैं माइनस उनके बीच का रिलेशन, तो n-r करूँगा, n कितने आपके 3 हैं, CaCO3, CO2 और CaO, माइनस अगर उनके बीच का एक रिलेशन करूँगा तो आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 आ जाएंगे, 2 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे। कैसे, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब मान लो एक कंटेनर लिया आपने, उस कंटेनर के आपने अंदर CO3 डाला और थोड़ा सा हीट किया, तो आपको दिखा कि CO2 है इसके अंदर।
अगर आपको CaCO3 पता था और आपको पता कि CO2 निकल के आ रही है वहाँ से, तो ऑब्वियसली CO वहाँ भी प्रेजेंट होगा ही होगा। ये तो ऑब्वियसली आप स्टोइकोमेट्री से भी पता लगा सकते हो। वो तो अगर आपके पास मान लो आपको पता है CaO है और CaCO3 है, तो ऑब्वियसली CO2 भी तो रिलीज हुई होगी। तो मतलब आपको डिफाइन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है तीसरे वाले को। तो इस वजह से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 आ गए आपके पास। 3 और 2 आपके पास आंसर हो गया है। 3 और 2 आपके पास आंसर हो गया है। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे उन्होंने बोला थी ऑस्मोटिक प्रेशर इन मिलीलीटर्स, बोला मिलीलीटर्स, मिलीमीटर्स। mm में बोला है उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने को। आपको पता है 1 atm क्या होता है? 1 atm इक्वल्स टू 760 mmHg होता है। ठीक है, 760 mmHg होता है, मतलब कि mm में निकालने का बोल रहा है। mm ऑफ मरकरी कह रहा है ना वो। उन्होंने बोला 15 डिग्री सेल्सियस में निकालना है, या फिर आपने मतलब क्या ना 288 केल्विन लेना, उस पर आपने टेम्परेचर दे रखा है आपको। और आपने इसमें नैफ्थलीन के लिए जो कि 14 ग्राम नैफ्थलीन आपके पास, उसके लिए आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। मतलब कि अगर मैं कंसंट्रेशन R और T करूँगा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ये नैफ्थलीन तो इसका I वेंथो फैक्टर 1 होगा, तो पाई जब मैं इसका निकालूंगा तो कंसंट्रेशन कैसे आएगी? 14 अपॉन, मतलब कि कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 14 अपॉन जो मेरे पास नैफ्थलीन का वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो 128 होता है। 14 अपॉन 128 इंटू वॉल्यूम सोल्यूशन लीटर। 1 लीटर की बात हो रही थी, 1 लीटर की बात हो रही थी। जो कांस्टेंट आएगा गैस कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले ATM में करना है, ATM से MM में करना है, तो ATM में गैस कांस्टेंट होता है 0.0821, और आपका जो टेम्परेचर होता है वो आपको दे रखा है 288। जब आप इन सब से निकालोगे, मैं आपको निकाल के ही बता देता हूँ, आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 128 जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा ये। उसके बाद इंटू 0.0821 करोगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 288 से, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 2.58, लेकिन ये है ATM के अंदर वैल्यू। आपने इसको कन्वर्ट किस में करना है? mmHg में, तो मल्टीप्लाई बाय 760 कर दीजिए। तो 2.58 इंटू 760 mmHg करेंगे अगर हम, तो वैल्यू आ जाएगी 1965, और 1965 आपका बी आंसर दे रखा है। 1965 आपका बी आंसर दे रखा है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा था, आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं वहाँ पे। मेरे पास तो ऐसे मैं तो वीडियो सोल्यूशन बना रहा हूँ, तो आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो ये इसी के साथ आपका 2011 का सॉल्यूशन खत्म होता है पार्ट 1 का। तो मिलते हैं अगले 2012 के पार्ट 1 के सॉल्यूशन में। थैंक यू सो मच। 2012 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। ओके, बाय बाय।